हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन। यानी कि हम जो है अपने इस यूट्यूब चैनल पे एसएस यानी कि सोशल साइंस से रिलेटेड जो है अपनी बुक्स को कर रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं। और इसमें क्लास 8th को हमने शुरू किया है और इसकी हमने हिस्ट्री शुरू की है। ठीक है, तो इसमें पार्ट नंबर नेक्स्ट है और नेक्स्ट पार्ट में 7th लेसन है। जो यूरोपियन घुसपैठ थी वो किस तरीके से हुई थी, कौन कौन सी शक्तियाँ यूरोप की हमारे इंडिया में आई थी, उनकी नीतियाँ, विस्तारवादी नीतियाँ, मतलब उन्होंने वो जो है किस उद्देश्य से, उनका एम क्या था हमारे इंडिया में आने का। इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें कौन कौन से यूरोपीय जो लोग हैं वो यहाँ पे आए थे। जैसे सबसे पहले पोर्चुगल्स यानी कि पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज़ आए थे यानी कि ब्रिटिशर्स जिनको हम कहते हैं, फिर डैनिश आए थे और फिर लास्ट में फ्रांसीसी भी आए थे। तो ये कुछ इस तरीके का सीक्वेंस होता है। ये सीक्वेंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहता है। आपकी 8th क्लास के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता, बट कंपटीशन एग्ज़ाम्स में जब हम बैठते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ये। और इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम कर्नाटक के जो युद्ध हुए थे उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं, और आंगल जो युद्ध हुए थे, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि 4 युद्ध आंगल के हुए थे। फिर उसके बाद लास्ट में हम मराठाओं के युद्ध के बारे में भी पढ़ने वाले। मराठाओं के बीच में भी आपस में हुई थी, मतलब मराठे आपस में नहीं, दूसरे लोगों के साथ। गोरखा भी, इसमें थोड़ा सा गोरखा युद्ध के बारे में भी हमें देखने को मिलेगा, मराठा गोरखा। और फिर लास्ट जो होगा, अंतिम पड़ाव जो होगा हमारे इस पाठ का, इस लेसन का, उसमें जो है 2 जो हमारे लॉर्ड्स होंगे, जो कि किसके द्वारा, जो कि अंग्रेज़ जो लॉर्ड्स थे जो कि आए थे हमारे यहाँ पे, और उनकी नीतियाँ, उनकी जो नीतियाँ हैं वो किस प्रकार की थी, ये हमें पूरे इस लेसन का एक सारांश जो है हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लेसन का नाम आपने देख लिया, 7th लेसन है, 7th पार्ट है। एक पार्ट में एक लेसन कंप्लीट करते हैं हम, लाइन टू लाइन हम स्टडी करते हैं। अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम कुछ पॉइंट्स जो है ऐड करने पड़ते हैं, तो हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स को ऐड किया जाए। यूरोपियन घुसपैठ और उनकी विस्तारवादी नीतियाँ किस तरीके की होती हैं। अब ये जो बॉक्स में जो रखा गया है, इसमें बताया गया है कि आपने जो है बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी न्यूज़पेपर्स में। आपने देखा होगा कि सीमा पर, सेना द्वारा सीमा पर आतंकवादियों की घुसपैठ को विफल कर दिया गया। बहुत से तस्कर सीमा पर घुसपैठ के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। सिपाहियों ने 4 घुसपैठियों को मार गिराया। इस तरीके की हेडलाइंस, स्टेटमेंट्स जो है आपने न्यूज़पेपर्स में देखी होंगी। और ये घुसपैठ क्या होता है, जो आतंकवादी होते हैं वो क्या होते हैं, है ना, इस तरीके की चीज़ें हमें क्या होती हैं ये देखने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है ना, घुसपैठ, घुसपैठ जो है एक प्रोसेस होती है जिसके तहत इलीगली, मतलब गैर कानूनी तरीके से हम किसी दूसरी जगह पे एंटर करते हैं, जाते हैं कहीं पे। घुसपैठिया वो व्यक्ति होता है जो घुसपैठ करता है, ठीक है, बिना किसी अनुमति के किसी विशेष क्षेत्र में जो है जब कभी व्यक्ति आता है या जाता है तो उसको जो है क्या कहते हैं, घुसपैठिया कहते हैं। फिर हम बात करते हैं, स्पेशली क्योंकि यूरोप से रिलेटेड है ये लेसन, तो यूरोपीय जो शक्तियाँ थी उन्होंने व्यापार की आड़ लेके यहाँ पे जो है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो हमारा जीवन था उसको जो है एक तरीके से नकारात्मक रूप से प्रभावित किया था। वो नकारात्मक रूप से किस प्रकार से प्रभावित किया था हम जो है अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, प्राचीन काल से ही विश्व के बहुत सारे देश भारत के व्यापारिक संबंध रखते थे। प्राचीन काल से ही हमारे देश के साथ विभिन्न देशों के संबंध थे, क्योंकि यहाँ पे प्रचुर मात्रा में बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। बहुत सारी चीज़ें इन द सेंस हम कहना चाहते हैं कि बहुत सारी नेचुरल जो है रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था हमारा देश। एक व्यापार करने के लिए एक ज़बरदस्त कंट्री था, ब्रीफ नॉट ब्रीफ, एक ज़बरदस्त कंट्री था हमारा देश।
यूरोपीय देशों में भारतीय सामान की आपूर्ति मुख्यतः लाल सागर और भूमध्य सागर के मार्ग के से होती थी। थोड़ा बहुत व्यापार स्थल मार्ग से भी होता था, जो कि अफ़गानिस्तान ईरान से होकर होता था। और इस समय तक भारत व्यापार पर अरब व्यापारियों का ही एकाधिकार चलता था। 15वीं शताब्दी के मध्य तुर्कों द्वारा पश्चिमी एशिया और पूर्वी यूरोप तथा मिस्र पर अधिकार कर लिया गया और इस मार्ग से होने वाले व्यापार में बाधाएं उत्पन्न करनी शुरू कर दी थी। जो तुर्क थे उन्होंने इस प्रकार किसी भी समय से प्रचलित ये व्यापार मार्ग जो है अवरुद्ध हो गया था। मतलब काफ़ी समय से ये मार्ग जो है प्रचलित था, जो स्थल मार्ग था या जल मार्ग था, दोनों को एक तरीके से रोक लिया गया था। किसके द्वारा? तुर्कों के द्वारा। कब रोक लिया गया था? 15वीं शताब्दी के आसपास, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों पर बहुत सारे जो ये समुद्री मार्ग थे या स्थलीय मार्ग थे, इनके ऊपर जो है एक तरीके से अवरोध पैदा करने शुरू कर दिए थे। जो यूरोपियन व्यापारी थे या जो भी व्यापारी थे इधर उधर से, जो भी जिसके साथ हमारा व्यापार चलता था, उन्होंने रोकना शुरू कर दिया था उनको। यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय सामान की मांग जो है और इस व्यापार में अरबों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए एक नए और सुरक्षित मार्ग की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी। इन द सेंस हम ये कह सकते हैं इस पूरे पैराग्राफ से कि यूरोप के साथ हमारी कनेक्टिविटी काफ़ी समय से रही है, प्राचीन काल से ही रही है। और ये जो यूरोपीय व्यापारी होते थे, ये लाल सागर और भूमध्य सागर के मार्ग से, यानी कि स्थलीय मार्ग कौन सा होता था? ठीक है, स्थलीय मार्ग होता था लाल सागर और भूमध्य सागर के जो रास्ते थे, यहाँ से रास्ते खोजे हुए थे, उन रास्तों के द्वारा जो है भारत के साथ व्यापार किया जाता था। स्थलीय मार्ग की बात करें तो ईरान और अफ़गानिस्तान से जो है के रास्ते से जो है स्थलीय मार्ग जो है जाते थे, जिसमें व्यापारिक जो गतिविधियां जो है सुचारू रूप से चलती थी। फिर क्या हुआ? 15वीं शताब्दी आ जाती है। इस समय तक 15वीं शताब्दी से पहले भारत पर अरबी जो व्यापारी होते थे उनका एकाधिकार चलता था। एकाधिकार का मतलब क्या होता है? एकाधिकार का मतलब होता है सिर्फ उन्हीं का अधिकार चलता था, ठीक है, और किसी का कोई अधिकार नहीं चलता था। फिर क्या हुआ? फिर जो है 15वीं शताब्दी के बाद तुर्कों ने पश्चिमी एशिया और पूर्वी यूरोप और मिस्र के जो मार्ग होते थे, जो रास्ते होते थे, इनके ऊपर अधिकार कर लिया था। और इन क्षेत्रों पर अधिकार के साथ साथ उन्होंने बाधाएं उत्पन्न करना शुरू कर दिया था भारतीय व्यापार जो क्षेत्र था उसके ऊपर। नए व्यापारिक मार्ग जो है उसकी खोज करना शुरू कर दिया गया था यूरोपियन व्यापारियों के द्वारा। इस नए व्यापारिक मार्ग की खोज के कार्य में पुर्तगालियों ने सबसे ज़्यादा मतलब बेहतरीन कार्य किया था। उसमें पुर्तगाली राजकुमार थे एक हेनरी, उसने अपने नाविकों को एक वैज्ञानिक जो है तरीके से, ठीक है, वे साइंटिफिक मैनर से जो है प्रशिक्षित करने की कोशिश की और उन्होंने उससे संबंधित एक स्कूल खोल दिया था जिसमें ट्रेनिंग दी जाती थी कि किस तरीके से व्यापारिक जो मार्ग हैं उनकी खोज करनी है हमने। स्पेशली जो वाटर जो बॉडीज़ थी या जो स्थलीय जो मार्ग थे, जलीय जो मार्ग थे, उनको ढूंढने की किस तरीके से कोशिश की जा सकती है। उनके इस प्रयास से उत्साहित और प्रेरित नाविकों ने नए नए मार्गों को खोजना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में बार्थोलोम्यू डियाज से उत्साहित ने, ये व्यक्ति का नाम था, इसने 1486-87 में आशा अंतरीप एक जगह का नाम है, यहाँ तक के एक मार्ग को खोज निकाला था। ये उसी स्कूल का एक स्टूडेंट था। इटली के एक नाविक थे क्रिस्टोफर कोलंबस। इसने 1492 में स्पेन के राजा की मदद लेकर भारत के लिए समुद्री मार्ग को खोजने का प्रयास किया। कोलंबस भारत पहुंचने की बजाय अमेरिका के द्वीप पर पहुंच गया था जिसका नाम था वेस्ट इंडीज़। मतलब उसने खोज तो की थी भारत आने के लिए कोलंबस ने, बट क्या हुआ कि जब वो उस रास्ते से चला, उस रास्ते को खोज लिया और फिर उस रास्ते पर जैसे ही वो चला तो वो भारत पहुंचने की बजाय उत्तरी अमेरिका के द्वीप वेस्ट इंडीज़ पे पहुंच गया। इसके बाद एक पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा, इनको तो सब जानते हैं। इसने 1497 में एक भारत की समुद्री यात्रा आरंभ की थी और उत्तम आशा अंतरीप पार करके ये मोज़ाम्बिक पहुंच गया था। मालिंदी नामक अफ्रीकी
बंदरगाह से एक गुजराती व्यापारी की मदद से ये 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट नाम के एक बंदरगाह पर पहुंचा। तो सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति जो था भारतीय ज़मीन पर कालीकट नाम के बंदरगाह पर पहुंचा था और 1498 में पहुंचा था और इसका नाम वास्को डी गामा था और ये इसकी हेल्प की थी एक गुजराती व्यापारी ने। इस प्रकार भारत जो है वो खुल गया था यूरोप के लिए एक नए समुद्री मार्ग के द्वारा। ठीक है, एक नया समुद्री मार्ग इस तरीके से खोज लिया गया था। क्या आप जानते हैं, एक झूठ है, एक मिथक है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, भारत पहुंचने के लिए एक जलीय मार्ग की खोज की थी। अब आपने बताना है, जो भी ये पॉइंट्स होंगे ना, ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं ताकि मुझे ये पता चले कि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है। भारत पर पहुंचने के लिए वास्को डी गामा जो है किस महाद्वीप का एक्चुअली चक्कर लगा के आया था भारत। दूसरी बात है, वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर पहुंचा था, ये तो अभी अभी हमने पढ़ा है और ये भी हमने अभी अभी पढ़ा है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये चीज़ आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है। उसके बाद सबसे पहले पुर्तगालियों की घुसपैठ हुई थी भारत में। तो यहाँ से आप अपने पॉइंट्स बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर आप अपने पॉइंट्स बनाते होंगे, क्योंकि हम पॉइंट्स बना के बताएंगे सारी चीज़ें, तो आप इजीली उनको डाउनलोड कर लेंगे। हम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं बुक में से, ताकि इजी रहे, इजी मेथड हमारे लिए रहे। इसीलिए हम जो है पॉइंट टू पॉइंट जो है चीज़ें करते हैं बुक में से। तो सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगाली घुसपैठ की। 1498 में जैसे कि वास्को डी गामा ने नए समुद्री मार्ग का पता लगा दिया था, उसके बाद सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही भारत के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से व्यापार करना शुरू किया था। 1500 में पुर्तगालियों ने कोचीन, जो कि केरल के पास है, एक फैक्ट्री बनाई थी कोचीन केरल के अंदर। सबसे पहले पुर्तगालियों ने फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? कोचीन में स्थापित की थी, केरल में स्थापित की थी। अगर स्टेट की बात करें तो वहाँ के शासक से फैक्ट्री की सुरक्षा का इंतज़ाम भी करवा लिया, क्योंकि अरबी व्यापारी उनके खिलाफ़ होते थे। क्योंकि सबसे पहले व्यापार भारत के साथ कौन करता था? अरबी लोग करते थे। अब पुर्तगाली भारत में आ गए थे। वास्को डी गामा के जलीय जो रास्ता था उसके खोज करने के बाद तो क्या हुआ था, एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, एक सुरक्षा की ज़रूरत थी। कोचीन में जो फैक्ट्री खोली गई थी उसको, क्योंकि अरबी जो व्यापारी होते थे वो इनके खिलाफ़ हो गए थे। इसके बाद कालीकट और कुन्नूर में भी पुर्तगाली फैक्ट्रियां बनाई गई। उस समय तक पुर्तगाली भारत में अकेली यूरोपीय कंपनी थी और व्यापारिक शक्ति थी। ये कह लीजिए या कंपनी कह लीजिए, एक ही बात है। उन्हें बस अरबों के विरोध का सामना करना पड़ता था, लेकिन पुर्तगालियों ने अपने उत्कृष्ट समुद्री जहाज़ों के बल पर समुद्री व्यापार पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। उन्होंने गवर्नर अल्मीडा और अल्बुकुर्क के योग्य नेतृत्व में अपना विस्तार करना शुरू कर दिया था। ये पुर्तगाली लोग थे। उसके साथ साथ ये साथ देने वाले लोग थे पुर्तगालियों का। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उसके बाद वहाँ का प्रशासनिक केंद्र जो है, मतलब वहाँ की जो प्रशासनिक या राजनीतिक जो गतिविधियाँ थी उनमें भी जो है उन्होंने अपना क्या कर लिया था, एक तरीके से इंटरप्ट करना शुरू कर दिया था, अवरुद्ध करना शुरू कर दिया था वहाँ की चीज़ों को, वहाँ की गतिविधियों को। उन्होंने सूरत, दमन दीव, बसीन, सालसेट, बम्बई, दाबोल, गोवा, कुन्नूर, कालीकट, कोचीन, नागपट्टनम, मछलीपट्टनम, हुगली, इन सब स्थानों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जबरन धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया था और उनका आचरण जो है बहुत भ्रष्ट हो चुका था। इसके कारण उनका पतन जल्दी ही होना शुरू हो गया था और 16वीं शताब्दी में डचों से उनको काफ़ी चुनौती मिलने लगी और उनसे चुनौती मिलने के बाद वो जो है गोवा और दमन और दीव, बाकी के ये जो सारे के सारे गोवा, कुन्नूर, कालीकट, कोचीन, नागपट्टनम, मछलीपट्टनम, हुगली, ये सब जो है क्षेत्र डचों ने जो है घुसपैठ करने के बाद
पुर्तगालियों के बाद डच जो है घुसपैठ करते हैं भारत में। तो उसके बाद इनकी जो कमज़ोर नीतियाँ सबसे पहली बात तो ये थी, जबरन जो धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था हिंदुस्तानियों से, ठीक है, और भारत की जो आंतरिक जो चीज़ें होती थी उनके ऊपर जबरन जो है राजनीति में हिस्सा लेना, ठीक है, भारत के जो है संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करना, इस तरीके की चीज़ें जो है भारतीय कभी भी क्या नहीं कर सकते थे, एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। तो ये जो मैप है ये जो है हमें दिखाता है कि भारत में जहाँ पे इस तरीके का निशान है ब्लैक कलर का, उसमें डच बस्तियां हैं भारत में कहाँ कहाँ पे हुई थी, और भारत में पुर्तगाली बस्तियां जो है कहाँ कहाँ पे हुई थी, ठीक है। ये सब चीज़ें आप जो है इस मैप के द्वारा देख सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे किस किस ने अधिकार किया था, ये सब चीज़ें इस मैप के द्वारा हमें पता चलती है, क्योंकि सबसे बेस्ट जरिया होता है मैप किसी भी चीज़ को सीखने का, किसी भी बात को समझने का। उसके बाद डचों की घुसपैठ की बात करते हैं कि किस तरीके से उनकी घुसपैठ जो है रही, या उन्होंने किस तरीके से जो है काम किया था अपना। तो पुर्तगालियों के बाद जो दूसरी यूरोपियन जो शक्ति थी वो थी डच, जिसने भारत के साथ व्यापारिक जो संबंध हैं स्थापित करने की कोशिश की थी। 16वीं सदी के अंतिम दशक में पूर्व से व्यापार करने के लिए कई व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की थी। तत्कालीन डच सरकार ने इन कंपनियों के बीच शत्रुता और स्पर्धा को समाप्त करने के लिए 1602 में सभी कंपनियों को मिलाकर एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, और उसको भारत और अन्य पूर्वी जो देश थे उनके साथ व्यापार करने के लिए भारत में डचों के द्वारा स्थापित बस्तियों पर एकाधिकार भी प्रदान कर दिया। इसके साथ साथ उसने युद्ध लड़ने, संधियां करने, प्रदेशों पर विजय करने, दुर्ग बनाने के अधिकार भी उस कंपनी को दे दिए थे, जिसका नाम क्या था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जल्द ही 1602 में ही डचों ने पुर्तगाली बेड़े को हराकर गरम मसालों के व्यापार पर अधिकार कर लिया, और जल्दी ही उन्होंने पुलिकट, सूरत, चिंसूरा, कोचीन, नागपट्टनम, बालासोर, कासिम बाज़ार, बारानगर, इन सब जगहों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। पुर्तगाली एकाधिकार को समाप्त कर दिया, और अंग्रेज़ों के आगमन के बाद डचों का प्रभाव भी बहुत हद तक कम होने लग गया था। और अंग्रेज़ एक ऐसी शक्ति थी, एक्चुअली आई करेक्ट माई स्टेटमेंट, अंग्रेज़ एक ऐसी यूरोपियन शक्ति थी, ठीक है। यूरोपियन घुसपैठिए अंग्रेज़ ऐसे थे जिन्होंने बाकी सभी घुसपैठियों को एक तरीके से क्या कर दिया था, अपनी नीतियों से, ठीक है ना, अपनी नीतियों से क्या कर दिया था, पछाड़ दिया था। और वो लंबे समय तक लगभग 200 वर्षों तक जो है भारत के ऊपर एक तरीके से अधिकार करके यहाँ पे रहे थे। उसके बाद हम बात करते हैं अंग्रेज़ों की घुसपैठ की। तो पुर्तगालियों की जो शक्तियाँ थी वो कम होती जा रही थी, और भारतीय व्यापार से हुई समृद्धि, जो पुर्तगाली थे वो काफ़ी समृद्ध हो चुके थे भारत के साथ व्यापार करने में। ये हमने लेसन के शुरुआत में आपको बताया था कि समृद्धि क्यों मिल रही थी लोगों को, क्यों अट्रैक्ट होते थे हमारे देश की तरफ, क्योंकि हमारे यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज या और बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे साधन या परिस्थितियाँ ऐसी थी, ठीक है, जिससे क्या होता था, लोग अट्रैक्ट होते थे हमारे साथ व्यापार करने के लिए। तो ये सब चीज़ें थी। तो अंग्रेज़ों की घुसपैठ, अंग्रेज़ जो है काफ़ी प्रभावित हुए इस चीज़ से, और वो भी भारत के साथ व्यापार करने के लिए उतावले हो उठे थे। 1578 में फ्रांसिस ड्रैक नाम का एक समुद्री लुटेरा था, उसने लिस्बन जा रहे एक पुर्तगाली समुद्री जहाज़ को लूट लिया, और इस लूट में उसे एक नक्शा मिला जिसमें क्या था, भारत के जो है भारत की तरफ आते या भारत से जाते जो समुद्री मार्ग थे उसकी जानकारी उसे इस नक्शे में मिली, फ्रांसीसी ड्रैक नाम के व्यक्ति को। तो 1588 में अंग्रेज़ी जहाज़ी बेड़े ने स्पेन में शक्तिशाली समुद्री बेड़े आर्मोदा को नष्ट कर दिया था, और इस प्रकार समुद्री मार्ग पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। किसने? अंग्रेज़ों ने। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ये कहाँ पे की गई थी, मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछना चाहूँगा, कहाँ पे की गई थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में अंग्रेज़ों के द्वारा? आप बता सकते हैं, आसान काम है ये। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जैसे ही की,
और ब्रिटेन की महारानी उस समय पर थी एलिजाबेथ प्रथम। इसने भारत के साथ व्यापार करने का आज्ञा पत्र उस कंपनी को दे दिया था और उसको बहुत सारे राइट्स भी दिए थे, बहुत सारे अधिकार भी उस कंपनी को दिए थे। उसके बाद अंग्रेज़ों ने कप्तान हॉकिंस और सर टॉमस रो के प्रयासों से भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया और यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करनी शुरू कर दी। इसी क्रम में 1611 में अंग्रेज़ों ने मछलीपट्टनम में पहली व्यापारिक फैक्ट्री जो है स्थापित की थी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने सबसे पहले स्थापित जो पुर्तगाली और डच जो थे उनको पराजित कर दिया और सूरत, कासिम बाज़ार, विशाखापट्टनम, बालासोर, फोर्ट सेंट जॉर्ज और भी बहुत सारे ऐसे स्थान थे जिनके ऊपर कब्जा किनका था, पुर्तगालियों या फिर डचों का था। उनको जो है एक तरीके से पराजित कर दिया, परास्त कर दिया और उनके ऊपर अपना अधिकार या आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल के राजा की बेटी कैथरीन से हुई और चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों से दहेज में बम्बई के 7 द्वीप मिले थे। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया, जो आगे चलकर उनके व्यापार का प्रमुख केंद्र बना था। इसके बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल में सुतानाती, गोविंदपुर और कोलकाता नाम के 3 गांवों की ज़मींदारी प्राप्त कर ली और फिर यहाँ पर फोर्ट विलियम नाम के दुर्ग की स्थापना की थी। तो इस तरीके से अंग्रेज़ जो है क्या कर रहे थे, डच और जो पुर्तगाली थे उनकी शक्तियों को निरंतर कम करते जा रहे थे और अपना वर्चस्व लगातार बढ़ाते जा रहे थे और लगातार व्यापारिक जो गतिविधियां थी या जो व्यापारिक नीतियां थी उनको लगातार जो है वो क्या करते जा रहे थे, इंक्रीज़ करके अपना जो वर्चस्व है भारत में स्थापित करते जा रहे थे। एक गतिविधि है यहाँ पे, ब्रिटेन के नागरिकों को अंग्रेज़ क्यों कहते हैं? सबसे पहले भारत छोड़कर जाने वाली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? ज़्यादातर अंग्रेज़ बस्तियाँ भारत के किस तट पर स्थित थी? ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस और भी आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं डैनिश घुसपैठ। ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए थे, ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे ये लोग। अपने पड़ोसियों ब्रिटेन, नीदरलैंड और पुर्तगाल के साथ व्यापार को देखकर डेनमार्क ने भी 1616 में डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और इस कंपनी ने 1620 में तंजौर ज़िले में ट्रावनकोर में पहली बस्ती स्थापित की थी। तो हमसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है, डैनिश या डेनमार्क जो थी, इन्होंने अपनी जो पहली बस्ती थी या पहली डैनिश बस्ती, सीधा सीधा क्वेश्चन है, पहली डैनिश बस्ती भारत में कहाँ पर स्थापित की गई थी? ठीक है, या किस ज़िले में स्थापित की गई थी? ऑप्शन में तंजौर, बड़े लेवल पे पूछा जाएगा तो तंजौर हो सकता है और छोटे लेवल पे पूछा जाएगा कि कहाँ पे थी तो ट्रावनकोर आपको देखने को मिलेगा। ये कॉम्पिटिटिव दृष्टि से है चीज़ें, हम जो है एक एक चीज़ को खोल के करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसीलिए टाइम लगता है, वीडियो के ड्यूरेशंस लंबे होते हैं। अब हर चीज़ को हम आपको इस तरीके के क्वेश्चंस बताएंगे कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबा होने की संभावना रहती है। एक्सरसाइज की जहाँ तक बात आती है, क्वेश्चंस की जहाँ तक बात आती है, तो अभी हम टाइप करके बनाने में कैपेबल नहीं हैं, अगर आपको ऑनेस्टली मैं बताऊँ, ठीक है। और PDF की अगर बात आती है तो आप जो है स्किल IQ एजुकेशन नाम का एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा आपको, ये हमारा ऑफिशियल चैनल भी है, ठीक है, उस पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं जो भी हमारे पास इनसे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। PDF में सेम यही चीज़ आपको मिलेगी देखने को। तो ट्रावनकोर में डैनिश बस्ती स्थापित की थी सबसे पहली। इसके बाद उन्होंने क्या किया, बंगाल के सिरामपुर में अपनी दूसरी बस्ती स्थापित की। इसके बाद भारत में इनकी व्यापारिक जो गतिविधियां हैं उनका मुख्यालय यहाँ पे इन्होंने श्रीरामपुर में स्थापित किया। डैनिश भारत में अपनी स्थिति को ज़्यादा मजबूत नहीं कर सके, जैसा कि मैंने आपको बताया था। 1845 में अपनी सारी बस्तियाँ ब्रिटिश सरकार को बेचकर ये लोग यहाँ से चले गए थे। उसके बाद फ्रांसीसी घुसपैठ जो है किस तरीके से हुई। भारत के साथ व्यापार की दौड़ में फ्रांसीसी सबसे बाद में आए थे। फ्रांसीसी सम्राट थे लुई 14, ठीक है। इनके प्रयासों से 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। सम्राट के द्वारा
इस कंपनी को उपनिवेश स्थापित करने, उपनिवेश का मतलब क्या होता है, इस शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करें। उपनिवेश का मतलब होता है एक तरीके से अधिकार, ठीक है। उसका जो आंतरिक मामले होते हैं, बाह्य जो मामले होते हैं, सभी तरीके से उपनिवेशक जो होता है, उपनिवेश के ऊपर उपनिवेशक होता है जिसका अधिकार होता है, वो सभी निर्णय उसी के होते हैं, उसी के अनुसार लिए जाते हैं। चाहे उस देश में राजा राज करता हो, चाहे उस देश में छोटे छोटे राज्यों में जो है वो देश बटा हुआ हो, वो जगह बटी हुई हो, ठीक है, वो क्षेत्र बटा हुआ हो। तो उपनिवेश का मतलब यही होता है कि जिसके ऊपर अधिकार हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो उसको उपनिवेश, उस कंपनी को, मतलब जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको उपनिवेश स्थापित करने का अधिकार था, धर्म प्रचार करने का अधिकार था, युद्ध करने का अधिकार था, संधि करने का अधिकार था। इस तरीके के बहुत सारे अधिकार जो भी भारत में आती थी कंपनियां, या जो भी यूरोपियन जो पावर्स या यूरोपियन जो शक्तियां भारत में आती थी, वो एक अपनी कंपनी स्थापित करती थी, उसको इसी प्रकार के अधिकार देती थी। जिसमें ज़्यादा दम होता था, जिसमें ज़्यादा शक्तियां होती थी, जो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकता था इंडिया में, वो जो है लंबे समय तक इंडिया में रहा। अन्यथा वो लोग जो है दूसरी जो शक्ति, जो महत्वपूर्ण शक्ति या फिर जो शक्ति ज़्यादा पावरफुल होती थी, वो जो है उसको बेचकर, कमज़ोर पावरफुल जो शक्ति होती थी वो बेचकर यहाँ से निकल जाते थे। फिर क्या हुआ, इस कंपनी ने 1668 में सूरत और 1669 में मछलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी। इसके बाद इन्होंने पांडिचेरी, माही, चंद्रनगर और भी बहुत सारे स्थानों पर अपना अधिकार जमा लिया था। इस स्थिति को और मजबूत करने के लिए इन्होंने यहाँ के शासकों के अंतरिम मामलों में दखल देना शुरू कर दिया था। इस प्रकार फ्रांसीसी अंग्रेज़ों के लिए सशक्त प्रतिद्वंद्वी बनते जा रहे थे। वर्सों की लड़ाई में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों का संघर्ष होना निश्चित हो गया था, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व चल रहा था और भारत की ऐसी स्थितियों को देखकर जो फ्रांसीसी थे, उन्होंने भी ये सोचा कि क्यों ना भारत पर ही कब्ज़ा कर लिया जाए, या भारत के बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ से अच्छी कमाई हो रही थी, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखते हुए वो भी यहाँ पे आए। तो यहाँ पे पहले से ही अंग्रेज़ जो है अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके थे। इन्होंने करना था, अंग्रेज़ कर चुके थे यहाँ पे वर्चस्व अपना स्थापित, ठीक है। वही सेम चीज़ें फ्रांसीसियों ने भी करना शुरू कर दिया था, और फ्रांसीसी जो है अंग्रेज़ों के बिल्कुल बराबर के हो चुके थे, तो इनके बीच में युद्ध होना जायज़ सी बात थी। अब बात करते हैं अंग्रेज़ों का विस्तार और एकाधिकार किस प्रकार से स्थापित हुआ, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं या जानते हैं कि लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों के हम क्या रहे हैं, उपनिवेश रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने, जाहिर सी बात है, फ्रांसीसियों को भी लताड़ दिया था, पछाड़ दिया था। किस तरीके से पछाड़ दिया था, वो चीज़ हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, यहाँ तक हमने देखा कि कम से कम भी 4 से 5 जो शक्तियाँ हैं, यूरोपियन जो शक्तियाँ हैं, यूरोपियन यूनियन तो नहीं कह सकते क्योंकि उस समय पे यूरोपियन यूनियन नहीं होती थी, इसको भूल जाइए। जो यूरोपियन पावर्स हैं वो यहाँ पे 4 से 5 आई, जिसमें से ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज़ जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल रहे। अब यहाँ से उनके ही बारे में बातें चलेंगी। दूसरी जो यूरोपियन शक्तियाँ थी, उनको अंग्रेज़ों ने किस तरीके से पछाड़ा या लताड़ा या भगाया, या उनके जो एक तरीके से उनकी जो स्थायी जो चीज़ें थी, उनको किस तरीके से अंग्रेज़ों ने अपने गिरफ्त में लिया। अब देखते हैं विस्तार और एकाधिकार किस तरीके से किया। 2 चरणों में किया। सबसे पहली बात तो यूरोपीय शक्तियों से संघर्ष किया, और दूसरी बात जो है यहाँ पे है, स्थानीय शासकों से भी संघर्ष किया, क्योंकि उनको अगर वो अधिकार करने जा रहे हैं तो उनको स्थानीय शासकों से भी लड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, पुर्तगालियों और डचों की शक्ति कमज़ोर होने लगी थी, तो भारत में अंग्रेज़ और फ्रांसीसी 2 ही शक्तियाँ रह गई थी। भारत के व्यापार पर एकाधिकार और भारतीय राजनीति में सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए दोनों में ही संघर्ष होना लाजमी सी बात थी। दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। सबसे पहली चीज़ क्या हुई,
अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी। दोनों की भारत के विदेशी व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की मंशा थी। दोनों ही एक दूसरे को भारत से निकालकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहते थे, यानी कि भारत को अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे। दूसरी बात क्या थी? अंग्रेज़ और फ्रांसीसी दोनों यूरोप में कट्टर शत्रु थे। यहाँ पे आने के बाद उन्होंने यूरोप वाली जो उनकी आपसी जो रंजिश थी उसको निकालने की कोशिश की एक तरीके से, ठीक है। उस रंजिश को यहाँ पे नुकसान करके उन्होंने निकाला, फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों ने। इसलिए जब भी यूरोप में दोनों के बीच संघर्ष होता था तो भारत में भी झगड़े शुरू हो जाते थे। तीसरी बात क्या रही? फ्रांसीसी नायक था एक डुप्ले। इसकी महत्वाकांक्षा ने ब्रिटिश कंपनी को बेचैन कर रखा था। उसने पांडिचेरी की किलाबंदी शुरू कर दी और अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने पर भी बहुत जोर दिया। इसकी प्रतिक्रिया यानी कि इसके जवाब में जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया और भारत में इन दोनों शक्तियों का संघर्ष होना जाहिर सी बात थी। अब जैसा कि हम डिस्कशन में कर चुके हैं कि फ्रांसीसी एंड ब्रिटिशर्स, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ जो थे या ब्रिटिश जो पीपल थे, उनके एक जैसी शक्तियाँ हो चुकी थी यहाँ पर इस समय तक, ठीक है। तो इसीलिए यूरोप में भी उनके बीच में संघर्ष चल रहा था। अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ होती तो यहाँ पे भी झगड़े होने शुरू हो जाते थे। यहाँ पर किसी बहस पर अगर वो लोग पहुँचते थे या किसी तकरार कोई भी तकरार उत्पन्न हो जाती थी तो यूरोप में भी उनके बीच में तकरार होना अवश्यम भाई भी हो चुका था, है ना। तो ये जो है तरीका रहा था, एक तो ये तरीका रहा था उन दोनों के बीच में। इसमें अंग्रेज़ जो है जीते थे एक तरीके से। दूसरा जो है स्थानीय शासकों के ऊपर तो आसान काम था, ठीक है। स्थानीय शासकों के साथ वो संधियाँ कर लेते थे, ठीक है, युद्ध कर लेते थे, उसके बाद संधियाँ होती थी और फिर एक लैप्स की नीति, इसको लास्ट में देखेंगे हम क्या होती है लैप्स की नीति। अगर आप बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो लैप्स की नीति के द्वारा भी उन्होंने विभिन्न राज्यों को जो है अपने जो है अंडर ले लिया था, ठीक है। अब बात करते हैं यूरोपियन शक्तियों से संघर्ष किस प्रकार से हुआ। एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष और कर्नाटक के युद्ध हम यूरोपियन शक्तियों के संघर्ष के अंदर जो है पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक के प्रथम युद्ध की। इतनी डिटेल में इतनी जानकारी के साथ आपको कहीं पे भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। आप 8th क्लास में हैं या आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इससे बेहतर आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे डिटेल में चीज़ें दी हुई हैं। अगर डिटेल में चीज़ें नहीं भी दी हुई हैं, अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चीज़ों को इसमें मिला लें और अपने पॉइंट्स बना लें, ठीक है। तो पहला युद्ध जो है 1746 से 48 के दौरान हुआ था कर्नाटक का। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में युद्ध हो रहा था ऑस्ट्रिया पर अधिकार जमाने के लिए। ऑस्ट्रिया को भी भारत की तरह उपनिवेश बनाने की जिद जो है इन दोनों शक्तियों के बीच में चल रही थी। वही सेम चीज़ जो है भारत में भी चल रही थी। कर्नाटक का पहला युद्ध यूरोप के उसी युद्ध का विस्तार मात्र था। फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच 1740 में कर्नाटक में युद्ध जो है आरंभ हो गया। अंग्रेज़ी नौसेना ने फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए और फ्रांसीसियों ने मद्रास को जल और स्थल दोनों ओर से घेरकर अपने नियंत्रण में कर लिया। 1748 में एक्स-ला-शैपल की संधि के द्वारा दोनों देशों के बीच युद्ध समाप्त हो गया था। युद्ध नहीं, एक्चुअली कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया था, जिसके बाद यहाँ पर भी दोनों शक्तियों के बीच युद्ध समाप्त हो गया था और मद्रास अंग्रेज़ों ने वापस ले लिया था। किससे? फ्रांसीसियों से, क्योंकि जो एक्स-ला-शैपल की नीति जो यूरोप में हुई थी उसके तहत वहाँ पे ये डिसाइड किया गया था। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की जो संधि हुई थी, एक्स-ला-शैपल की संधि, उस संधि में ये डिसाइड किया गया था कि जो भारत के अंदर जो मद्रास है उसके ऊपर फ्रांसीसियों ने जो कब्ज़ा कर लिया है वो वापस देना होगा। तो इस संधि के तहत जो है उन्होंने इसको वापस दे दिया था। पहला युद्ध ख़त्म हो गया। दूसरे युद्ध की बात करते हैं जो कि 1749 से 1754 तक चला। दूसरा युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक के राज सिंहासनों के विवादास्पद हुआ था। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले लास्ट लेसन्स में।
अब हैदराबाद के लिए कौन राजा बनना चाहता था और कर्नाटक के लिए कौन बनना चाहता था, ये चीज़ें डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं हम पहले। तो विवादास्पद उत्तराधिकार के कारण ये युद्ध हुआ था, कर्नाटक का दूसरा युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच में। एक पक्ष जो है हैदराबाद के अंदर या कर्नाटक के अंदर इंडिविजुअली एक पक्ष का समर्थन अंग्रेज़ कर रहे थे और दूसरे पक्ष का फ्रांसीसी कर रहे थे। अंग्रेज़ चाहते थे कि ये राजा बनेगा और फ्रांसीसी चाहते थे कि उनके वाला बंदा राजा बनेगा। ये चीज़ें चल रही थी, ठीक है। कुछ कुछ आपको भी याद आ रहा होगा किसके बारे में बात की जा रही है ना। सबसे पहले फ्रांसीसियों की विजय हुई, लेकिन बाद में रॉबर्ट क्लाइव जो थे, उनका अनुभव, उनकी योग्यता और उनका चतुर सेनानायकपन जो है उसके दम पर जो है अंग्रेज़ जीत गए थे और अपने बंदे को जो है वहाँ पे बैठाने में गद्दी पर सफल हुए थे। 1754 में पांडिचेरी की संधि से दोनों पक्षों के बीच शांति स्थापित हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित प्रदेश जो है लौटा दिए थे और दोनों ही शक्तियों ने भारत में दुर्ग नहीं बनाने का एक दूसरे को आश्वासन दिया था। लेकिन जो भारतीय शासक थे उनके आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप न करने का वचन जो है दोनों शक्तियों ने दिया था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी और अंग्रेज़ जो है लगातार भारत में मजबूती पकड़ते जा रहे थे। हालांकि सेम चीज़ें हुई थी, ठीक है। दुर्ग नहीं बनाना, एक दूसरे के विजित प्रदेशों को एक दूसरे को लौटा देना, ठीक है, और भारतीय जो आंतरिक मामले थे उनके अंदर हस्तक्षेप ना करना, ये सब चीज़ें जो है क्या की थी, डिसाइड हुई थी संधि के दौरान। बट फ्रांसीसियों की प्रतिष्ठा फिर भी दांव पर लग चुकी थी और अंग्रेज़ों की स्थिति जो है और भी ज़्यादा मजबूत होती जा रही थी। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 63 तक चला था। 1756 में यूरोप में अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ था और भारत में भी इन दिनों में संघर्ष शुरू हो गया था। फ्रांसीसियों ने त्रिचनापल्ली पर आक्रमण किया, वहीं अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी बस्तियों बालासोर, पटना और कासिम बाज़ार पर अधिकार कर लिया। फ्रांस का कुशल सेनापति था काउंट डी लाली। यह फ्रांस की साख को बचाने में सफल नहीं हो पाया। 1760 में वांडीवाश कर्नाटक के तीसरे युद्ध को कहते हैं। इसमें फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई। 1763 में पेरिस की संधि के द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध जो है समाप्त हुआ और भारत में भी दोनों शक्तियों के बीच में जो संघर्ष है वो समाप्त हुआ। जब यूरोप में संघर्ष स्टार्ट होता था दोनों के बीच में, तो भारत में भी हो जाता था। भारत में स्टार्ट होता था तो यूरोप में भी स्टार्ट हो जाता था, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें इनके बीच में देखने को हमें मिलती हैं। फ्रांसीसियों को पांडिचेरी और चंद्रनगर वापस दे दिए अंग्रेज़ों ने, लेकिन वे अब ना तो सेना ही रख सकते थे और ना ही किलेबंदी कर सकते थे। इस प्रकार से फ्रांसीसियों का प्रभाव लगभग ख़त्म हो चुका था और अंग्रेज़ जो है एकमात्र यूरोपियन शक्ति भारत में बनकर उभरे थे। ये कर्नाटक के 3 युद्धों के द्वारा अब तक की स्थिति थी। अब कर्नाटक के युद्धों का संबंध किन 2 शक्तियों से है? कर्नाटक के किस युद्ध में अंग्रेज़ निर्णायक रूप से विजयी रहे थे और कर्नाटक के तीसरे युद्ध की निर्णायक जो लड़ाई थी वो किस स्थान पर लड़ी गई थी? मेरे ख्याल से ये नहीं बताया गया है यहाँ पे, बट आप जो है गूगल करके ढूंढेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने तो गूगल कर रखा है पहले ही। अगर आप नहीं बताएंगे तो मुझे एक्सरसाइज के दौरान बताना पड़ेगा आपको, अगर आप कहेंगे कि एक्सरसाइज बनानी है। स्थानीय शासकों से लड़ाई या संघर्ष, ये प्लासी की लड़ाई थी, 1757 में हुई थी और कहा जाता है कि यहाँ से जो ब्रिटिश जो शासन था वो जो है एक तरीके से स्टेबल हो चुका था, स्थापित हो चुका था यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवयुवक नवाब थे सिराजुद्दौला, इसके बीच में बंगाल के प्लासी नाम के स्थान पर यह लड़ाई लड़ी गई थी 1757 में। नवाब की सेना अंग्रेज़ की सेना से बहुत बड़ी थी, परंतु अधिकांश सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया था और सिराजुद्दौला के सेनानायक थे मीर जाफ़र और राय दुर्लभ। दोनों ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था और युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। नवाब की सेना और क्लाइव की सेना के बीच में जो है झड़प होती है। नवाब के 500 सैनिक और कंपनी के 65 सैनिक जो है मर जाते हैं या मारे गए हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार हैं K.M. पाणिकर। इनके अनुसार प्लासी की घटना एक हुल्लड़ थी, ना कि एक युद्ध।
ये लड़ाई जो है नवाब की सैनिक दुर्बलता के कारण नहीं बल्कि रॉबर्ट क्लाइव के षड्यंत्र और कूटनीति के कारण अंग्रेज़ों के द्वारा जीत ली गई थी। इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया था, सिराजुद्दौला को हटाकर। उसने 1 करोड़ और 24 परगने अक्षेत्र अंग्रेज़ों को इस दृष्टि से दिए कि उसको जो है बंगाल का नवाब बना दिया था और उपहार के रूप में अंग्रेज़ों को दे दिए थे। कितने? 1 करोड़ रुपए और 24 परगने। रॉबर्ट क्लाइव को निजी तौर पर 3,34,000 पाउंड की रिश्वत मिली थी। अंग्रेज़ों की शोषणकारी नीतियों के चलते मीर जाफ़र परेशान हो गया था। बाद में अंग्रेज़ों के प्रभाव से मुक्ति के प्रयास किए गए तो अंग्रेज़ों ने उसके स्थान पर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया था। फिर बक्सर के युद्ध की बात करते हैं। ये कौन सा था? प्लासी का युद्ध था। बक्सर का युद्ध 1760 में मीर जाफ़र के स्थान पर मीर कासिम को, जो कि उसका क्या था, दामाद था, उसको बंगाल का नवाब बनाया गया था। लेकिन मीर कासिम जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी जो है व्यक्ति था और वो अंग्रेज़ों के प्रभाव को ज़्यादा सहन नहीं कर सकता था। अंग्रेज़ों के प्रभाव से मुक्ति के लिए उसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर कर लिया था। इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो राजधानी है बंगाल की, वो किसने बदली थी, किस समय पर बदली थी, ये जो है चीज़ें पूछ ली जाती हैं। इससे जो है नवाब और कंपनी के बीच में तनाव जो है और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। और जब तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो मीर कासिम ने भागकर अवध के नवाब जो थे शुजाउद्दौला, यहाँ पर जो है उसके पास जाकर शरण ले ली थी। उस समय पर वहाँ पे मुग़ल सम्राट भी आए हुए थे। उस समय के शाह आलम जो है उस समय पर मुग़ल सम्राट होते थे। तो तीनों मिल गए और तीनों ने मिलकर 1764 में बिहार के बक्सर नाम के स्थान पर एक युद्ध लड़ा कंपनी की सेना के साथ। इसमें कंपनी की सेना ने तीनों की जो सेनाएं थी, जो सम्मिलित सेनाएं थी, उनको पराजित कर दिया और इलाहाबाद की संधि कर ली। और इसमें अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात वहाँ से कर मिलना जो है एक अधिकार के रूप में शुरू हो गया और बंगाल पर पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया। ये क्या था? बक्सर का युद्ध। अब बात करते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध की। मैसूर का राज्य महान विजयनगर साम्राज्य का एक अंग था। मैसूर, विजयनगर के पतन के बाद मैसूर के वांडियार वंश, मैसूर पर कौन राज कर रहा था उस समय पर? वांडियार वंश, ठीक है। उन्होंने सोचा कि हम जो है अपने राज्य का और भी ज़्यादा विस्तार कर लेते हैं। 18वीं शताब्दी के शुरुआत में मैसूर के नंजराज और देवराज नाम के 2 मंत्रियों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और राजा कृष्णराज कठपुतली के जैसा तो था ही, इसीलिए वो जो है वहाँ पर कब्जा कर सके थे। ऐसे में हैदर अली नाम का एक वीर और साहसी सेनानायक था। उसने दोनों मंत्रियों की सत्ता को समाप्त कर दिया और वाडियार वंश के राजा को हटाकर मैसूर पर शासन करना शुरू कर दिया। किसने? हैदर अली ने। अपनी विस्तारवादी नीति के कारण वह शीघ्र ही अंग्रेज़ों से उलझ गया। मतलब वो भी अपने राज्य को जो है विस्तारित करना चाहता था, विस्तार करना चाहता था। हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ जो है मैसूर के 4 युद्ध लड़े थे और ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला युद्ध लड़ा गया था 1767 से 69 तक। ये युद्ध हैदर अली और ब्रिटिश कंपनी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें हैदर अली जीत गया था। दूसरा जो मैसूर का युद्ध था वो 1780 से 84 के दौरान लड़ा गया था। इसमें भी हैदर अली जो है नेतृत्व कर रहा था इसका, परंतु बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसका पुत्र जो था टीपू सुल्तान, उसने मैसूर के युद्ध का नेतृत्व किया और ये भी जो है अनिर्णीत रहा, ठीक है, अनिर्णीत रहा ये युद्ध। मतलब इसमें जो मैसूर का द्वितीय युद्ध था, पहले युद्ध में कौन जीता? पहले युद्ध में कौन जीता? पहले युद्ध में हमारे जो हैदर अली हैं वो जीते थे, ठीक है। और दूसरे युद्ध में कौन जीता? मतलब अनिर्णीत रहा था ये, ठीक है। अनिर्णीत मतलब जिसका कोई निर्णय नहीं निकला। बात करते हैं तीसरे मैसूर युद्ध की, जो कि 1792 से 90 के दौरान जो है लड़ा गया था। इसमें टीपू सुल्तान नेतृत्व कर रहा था इसका, क्योंकि उसके पिता जो हैदर अली थे उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी बीमारी के कारण।
वो जो है यहाँ पे एक तरीके से हार गया था और अपने आप को स्वतंत्रता को बचाने में ही सफल हो पाया था, बस ज़्यादा प्रभाव जो है वो कंपनी की सेना पर छोड़ नहीं पाया था। चौथा जो है मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। इसमें टीपू सुल्तान जो है वीरगति को प्राप्त हो जाता है, यानी कि इस युद्ध में, चौथे मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेज़ों ने निर्णायक जीत हासिल कर ली थी। और इस युद्ध के बाद मैसूर के आसपास के क्षेत्रों पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया था और वाडियार वंश के एक बालक को मैसूर का शासक बनाकर उसके साथ सहायक संधि कर ली थी, ताकि समय आने पर बचे हुए राज्य पर भी वो पूर्ण रूप से अपना अधिकार स्थापित कर सकें। और कुछ प्रदेश जो है हैदराबाद के निज़ाम को भी दे दिए थे उन्होंने। ठीक है, तो ये थे 4 युद्ध। कौन से युद्ध थे ये? मैसूर के युद्ध थे ये 4। ठीक है, तो चौथे युद्ध में जो है अंग्रेज़ों ने जीता और वहाँ पर जो है क्या कर लिया था, एक तरीके से अपने जो उनका साथ देने वाले लोग थे भारत में, उनको वो जो है गद्दियों पर बैठाते रहते थे। और जैसे ही उनकी कोई कमज़ोरी दिखती थी, जैसे ही वो इस ताक में रहते थे कि उनको किस तरीके से कमज़ोर साबित कर दिया जाए और फिर उनकी जगह पर कब्ज़ा कर लिया जाए। बात करते हैं मराठाओं की। ये बहुत महान शक्ति है, इसको हम पिछले 3 लेसन से पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें मराठा जो शक्ति है उसको जानने का, देखने का मौका मिलता रहता है। तो मराठाओं के साथ युद्ध। मराठे दक्षिण भारत में भारत के सभी राज्यों में से शक्तिशाली राजा के रूप में उभरे और दूसरी ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यूरोपियन शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ बनकर उभरी थी। इस प्रकार से दोनों के बीच संघर्ष होना तय हो चुका था। मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में सत्ता प्राप्त करने के लिए 3 युद्ध लड़े गए थे। पहला युद्ध 1785 से 92 तक लड़ा गया। लगभग 7 वर्ष तक ये युद्ध चला। बिना किसी फैसले के अनिर्णित ही ये युद्ध जो है समाप्त हो गया। दूसरा युद्ध 1803 से 6 तक चला। इसमें नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद पेशवा जो कि प्रधानमंत्री होते थे वो कमज़ोर हो चुके थे और अपनी आपसी फूट और अंग्रेज़ों की कूटनीति के कारण इस युद्ध में पहले पेशवा के बाद सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले, ये जो है मराठा शक्ति 4 भागों में बढ़ चुकी थी। ठीक है, ये अलग अलग ग्रुप्स थे और सभी ग्रुप्स जो है पराजित हो गए थे और कंपनी का विस्तार जो है भारत में एक बड़े भूभाग पर हो गया था। ये नाना फडणवीस हैं। इनके बाद जो है मराठा शक्ति, इनकी मृत्यु के बाद मराठा शक्ति बहुत ज़्यादा हद तक कमज़ोर हो चुकी थी। तीसरा युद्ध मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में 1817 और 1818 के दौरान लड़ा गया। इसमें मराठे पराजित हुए और पूना को अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिला लिया गया। इस युद्ध के बाद शेष मराठा राज्य छोटी छोटी रियासतें बनकर जो है रह गए और कंपनी के अधीन होते चले गए। इस प्रकार से धीरे धीरे अंग्रेज़ यानी कि यूरोपियन शक्ति, एकमात्र यूरोपियन शक्ति भारत के राजाओं, भारत के राज्यों, भारत की खंड खंड जो राज्य थे उनको अपने साम्राज्य में मिलाते जा रहे थे और भारत पर कब्जा करते जा रहे थे। बात करते हैं मराठा शासक या प्रशासक को पेशवा कहा जाता था। नाना फडणवीस अंतिम मराठा सरदार थे जिन्होंने मराठा शक्ति को संगठित करके रखा हुआ था। गतिविधि की बात करें तो दक्षिण से उत्तर तक विस्तार करने वाले मराठे अंग्रेज़ों को पराजित करने में क्यों असफल रहे, इसका कारण बताएं। हिंट दे देता हूँ, उनकी आपसी फूट। ठीक है, और नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद उनकी आपसी जो फूट थी उसके कारण जो भारत में अंग्रेज़ जो है साउथ से ही वापस जा सकते थे, लेकिन उनकी जो शक्ति थी, मराठा जो महत्वपूर्ण शक्ति थी, उसके कारण ही, उसके खिंड मिंड होने के कारण ही जो है क्या हुआ था, अंग्रेज़ जो है उत्तर भारत तक पैर फैलाने में सफल हो पा रहे थे। सिख और गोरखा युद्ध, क्योंकि अभी नॉर्थ में आना शुरू हो गए थे अंग्रेज़, इनकी बात करते हैं। मराठों की पराजय के बाद कंपनी का विस्तार उत्तरी भारत तक हो चुका था और उत्तर भारत की शक्ति सिखों को 1845-40 के दौरान और 1848-49 के दौरान 2 युद्धों में हराकर अपना आधिपत्य स्थापित और भी पक्का कर लिया था। इसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत के सीमावर्ती राज्यों को उचित और अनुचित तरीके से अपने राज्य में मिलाना शुरू कर दिया था और गोरखा और अफ़गानों के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय
होना अवश्यंभावी हो चुका था इस समय तक, क्योंकि वो उचित या अनुचित तरीका अपनाकर अपने साम्राज्य का, अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, जो कि लगातार कर ही रहे थे। अंग्रेज़ों द्वारा स्थानीय शक्तियों के विरुद्ध किए गए युद्ध से एक बात जरूर पता चलती है कि भारतीय जो स्थानीय शासक सैन्य शक्ति थी वो कमज़ोर तो नहीं थे, लेकिन वो पागल थे एक तरीके से। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो माफ़ कर दीजिएगा मुझे, क्योंकि एक टीचर के मुंह से ऐसी लैंग्वेज अच्छी नहीं है। क्योंकि उन लोगों की समझ-बूझ, यानी कि जो ये शब्द लिखा हुआ है ना, कूटनीति, ये अंग्रेज़ों की कूटनीति होती थी। और हमारे जो राजा होते थे, जो शक्तिशाली होते थे, ठीक है, उनको बहका फुसला, किसी भी तरीके का लालच दे के, गद्दी का लालच दे के, उसके किसी राजा होता था जैसे उसके मंत्री को किसी को पकड़ लेते थे, उसको बहला फुसला कर वो ये कह देते थे हम तेरे को राजा बना देंगे, तू ऐसा कर दे, हमारे साथ मिल जाए, इस तरीके की चीज़ें चलती थी। इस कूटनीति में यही तो चीज़ें शामिल थी सारी की सारी, ठीक है। तो उनकी प्रमुख दुर्बलता और उनके आपसी मतभेद और उनकी आपसी फूट के कारण जो है अंग्रेज़ जीतते जा रहे थे लगातार, ठीक है। फिर बात करते हैं सहायक संधि की। ये जो है लॉर्ड वेल्जली का एक कूटनीतिक परिणाम था। 1798 से 1805 तक भारत में कंपनी के गवर्नर जनरल रहे थे। कौन? लॉर्ड वेल्जली। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे लोग। ये जो सहायक संधि थी उसके द्वारा बहुत सारे राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। और ये जो संधि थी कंपनी और देसी राज्यों के बीच में होती थी, और इसके अनुसार इस संधि को जो भी स्वीकार करने वाला राज्य होता था उसको कंपनी सैनिक सहायता देती थी। उसके बदले में राज्य कंपनी को एक निश्चित धनराशि देता था और उसकी शर्तें कुछ इस प्रकार की होती थी। अब आप शर्तों को देखकर मेरे उस शब्द का इस्तेमाल करना लगा सकते हैं कि मैंने क्यों किया होगा। देसी राज्य की विदेश नीति पर कंपनी का अधिकार होगा। आप बताइए क्या किस नाम का राजा रह गया फिर वो? अंग्रेज़ों को छोड़कर किसी यूरोपियन जो शक्ति है उसको राज्य में स्थान नहीं दिया जाएगा, अंग्रेज़ों को छोड़कर, क्योंकि अंग्रेज़ एकमात्र अपना आधिपत्य स्थापित करने वाली यूरोपियन शक्ति बनना चाहती थी भारत में, जो कि बनी भी। देसी राज्य को अपने राज्य में कंपनी की सेना रखनी पड़ेगी और उसका खर्च और राज्य के हिस्से के रूप में कंपनी को देना होगा, ठीक है। फिर देसी राज्य को परामर्शदाता के रूप में अंग्रेज़ी रेजिडेंट, यानी कि एक अंग्रेज़ी व्यक्ति अपने दरबार में या अपने राज्य में रखना होगा, एक अंग्रेज़ी व्यक्ति को, जो उसको सारी कंपनी की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी निर्देश, जो भी सूचनाएं, ठीक है, होंगी वो उनको बताएगा। अब आप बताइए कि किस तरीके का राजा वो रह गया। ये थी आपकी सहायक संधि। अब आप बताइए सारे धीरे 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 वो राज्य जो है किसके अधीन चला जाएगा? उस कंपनी के अधीन चला जाएगा। इस सहायक संधि को सर्वप्रथम 1798 में हैदराबाद के निज़ाम ने अपनाया था। सबसे पहले सहायक संधि को किसने अपनाया था? हैदराबाद ने अपनाया था। यहाँ पे लिख इसलिए रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है। और हैदराबाद के निज़ाम कौन थे ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। उसके बाद अवध, मैसूर, मराठा और कर्नाटक ने भी इस संधि को अपनाया था, जो कि सहायक संधि थी, वेल्जली की संधि थी, ठीक है। भारतीय राजा धीरे धीरे अपना राज्य इस सहायक संधि के तहत खो रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी सर्वोच्चता स्थापित करती जा रही थी। लास्ट पॉइंट है लैप्स नीति। ये जो है लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी और 1848 में साम्राज्यवादी व्यक्ति, साम्राज्यवादी जनरल, गवर्नर जनरल बनकर आया था, गवर्नर जनरल बन के आया था लॉर्ड डलहौजी, जिसने कौन सी नीति अपनाई थी? लैप्स की नीति अपनाई थी। उसने अपने 8 वर्षीय शासन में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए बहुत सारी नीतियां या कूटनीतियां अपनाई भारत में, अंग्रेजी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, जड़ें मजबूत करने के लिए। कंपनी के विस्तार के लिए उसने लैप्स की नीति का सहारा लिया। जिस समय में वो भारत आया था उस समय पर भारत के कई राजाओं के पास संतान नहीं थी और बच्चा गोद लेने की बात चल रही थी, तो उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर लैप्स की नीति जो है अपनाई थी। यह नीति क्या होती थी? इस नीति के दौरान अंग्रेज़ों के अधीन
राजाओं को बच्चा गोद लेने की अनुमति ना लेने का आदेश जो है निकाल दिया गया था। ये लेप्स की नीति थी कि कोई भी किसी से बच्चा गोद नहीं ले सकता, जो भी अंग्रेज़ी शासन के तहत जो राज्य चल रहे थे। वास्तविक रूप से इन राज्यों की को अनुमति नहीं दी गई थी। इस प्रकार की संतानहीन राज्यों में सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर, जयपुर, उदयपुर और भी बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जिन्हें इस तरीके के हवाले देकर कि आपके आगे कोई संतान नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो लेप्स की नीति के तहत आप जो है किसी भी दूसरे व्यक्ति को या बच्चे को आप जो है गोद नहीं ले सकते, उसको अपनी संतान मानकर या उसको अपना उत्तराधिकारी नहीं मान सकते। ऑटोमेटिकली ये जो रियासतें थी, ये जो राज्य थे, वो ऑटोमेटिकली अंग्रेज़ी या ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो है चले जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन और ये थी लेप्स की नीति। अब इसमें आपने स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ों को पढ़ा और यहाँ पे 8 क्वेश्चंस हैं, ये एक्सरसाइज हैं। अगर आप कहेंगे तो हम एक्सरसाइज बनाएंगे, नहीं तो हम एक्सरसाइज नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ आप ही करेंगे। तो ये है हमारा यूट्यूब चैनल, मेन जो यूट्यूब चैनल है अपना। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे विज़िट ज़रूर करें। हम यहाँ पे लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक बना रहे हैं फ़िलहाल, तो यहाँ पे और कुछ शुरू नहीं किया है। और जो अपना ये शिक्षा और अध्ययन जो चैनल है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, इस पर हम छोटी क्लासेस को जो है डेडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षा और अध्ययन को। ठीक है, तो इसको आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। एक्सरसाइज बनानी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तो हम एक्सरसाइज बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो लेसन होगा हमारा पीडीएफ के लिए, तो आपको पता है नेक्स्ट होगा सेकंड लास्ट लेसन, कंपनी की शोषणकारी नीतियाँ और उनका विरोध किस प्रकार से होता है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट लेसन में हम पढ़ेंगे 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। सभी चैनल्स को आप जो है सपोर्ट दें अपना, और इसी तरीके से पढ़ते रहें, बेसिक से पढ़ते रहें, अच्छा लगता है, अच्छी चीज़ें होती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू।